सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये जो पीका में तरमीम लाई गई है, इसकी जाहिर है एक फेक न्यूज़ के हवाले से आपका एक स्टांस है, आप हमेशा इस पर बात करते हैं, एक अथॉरिटी बनाने की भी पहले बात की जा रही थी, लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये आया कि इसको आप ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए हैं? आप पार्लियामेंट में लेकर जाते तो ऑपोजिशन से मुशावरत भी हो जाती। नहीं, देखिए, ये लॉ तो जो ओरिजिनल है ये तो लेके ही PMLN आई है, हम तो नहीं लेके आए। पीका का लॉ तो 2016 में बना हुआ है और इसका सिर्फ प्रोसीजर चेंज किया गया क्योंकि उसकी एफिकेसी नहीं आ रही थी। इसलिए ये लॉ जो है वो लेके आए हैं। ऑर्डिनेंस इसलिए लेके आए हैं कि जब आप बिल लेके आते हैं तो उसमें 5-6 महीने दरकार होते हैं क्योंकि आपको कमेटीज में जाना होता है, वापस आना होता है। इसमें यह है कि लॉ बन जाता है लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो जो है वो पार्लियामेंट ने ही करना है और वो पार्लियामेंट ही करेगी। फवाद साहब, इसमें जो ऑपोजिशन की तरफ से कहा गया, फवाद अभी जो सईद गनी साहब कह रहे थे, वो कहते हैं कि जी क्या ये दहशतगर्दी से भी बड़ा जुर्म है कि इसमें आपने इसको नाकाबिले ज़मानत रखा है? जब 6 माह में फैसला होना ही है तो फिर नाकाबिले ज़मानत क्यों है ये? नहीं, वो सईद गनी साहब तो मेरा ख्याल है बेसिक लॉ भी नहीं जानते। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल ही नहीं हो सकती। नॉन बेलेबल का मतलब ये होता है कि आपको रीजंस देना पड़ती हैं बेल की। पहले जो कानून था वो बेलेबल था, उसमें कोई रीजन नहीं थी, वो सिर्फ ये था कि आपने जाके बेल बॉन्ड देना है और आप बाहर आ जाते थे, उसके बाद केस का फैसला ही नहीं होता था। इसमें हमने ये किया है कि आप इसको नॉन बेलेबल का मतलब यह है कि बेल देने के लिए अदालत को रीजन देनी पड़ेंगी और फिर 6 महीनों में उन्होंने इसका फैसला भी लाजमन करना। सही है। अच्छा, ये लागू कब से होगा, इसका तलाक कब से होगा? अब आज से ऑनवर्ड, यानी जो अगले केसेस होंगे या जो पहले से चल रहे हैं कुछ दिन पहले से, उस पर भी? नहीं, ये तो कल के बाद जो केसेस होंगे उन पे अप्लाई होगा। क्रिमिनल लॉ जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये प्रोसीजरल चेंज है। तो आप इसको ये देख लेंगे कई जगहों पे अदालतें इसको बेलेबल या नॉन बेलेबल की हद तक की एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी डिबेटेबल होगी, लेकिन अदरवाइज लॉ जो है वो ये कल से ही अप्लाई। फवाद साहब, जो पहले से मौजूद इदारे हैं जैसे पैमरा है, अब हम बहुत सारे फेक न्यूज़ के हवाले से चीज़ें देखते हैं। अभी हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं वो टेलीविजन के ऊपर डिस्कशन हुई है या एक अखबार में, फ्राइडे टाइम्स में एक खबर छपी है। तो जो पहले से मौजूद इदारे हैं वो क्यों इस पर एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे और क्यों बेबस नज़र आते हैं कि आपको इस कानून में तब्दील लाना पड़ी है? और FIA के अपने कवानीन मौजूद हैं, फिर डेफेमेशन के कवानीन मौजूद हैं, क्या वो सारे मुअत्तल होकर रह गए? नहीं, वो लॉ तो एग्जिस्ट इंतहाई बेकार है, उनमें ना कोई लॉ एग्जिस्ट करता है ना कुछ। आखिरी लॉ मीडिया का जो बना है वो पैमरा का बना है, वो 2003 का बना हुआ है। बाकी सारे लॉ 1970 की दहाई के बने हुए हैं। जब आप उनमें तरमीम लाने की बात करते हैं तो सारे ये आपके जो ओनर्स हैं वो आपके खिलाफ मुहिम शुरू कर देते हैं और फिर वो आपके प्रेस क्लब्स वगैरह को भी कहते हैं कि आप जो है वो एहतजाज शुरू कर दें। तो जब वहाँ पे आपको करने ही नहीं देते, आप वो अमेंडमेंट्स कर लाने नहीं दे रहे उनकी FIA से। अब पैमरा का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो ये है कि वो जाके 10 लाख रुपया जुर्माना कर सकती है। 450 केसेस उनके ऊपर जो है वो उनके अदालतों ने स्टे किए हुए हैं, 10 लाख के ऊपर भी। लिटिगेशन यहाँ इतनी सस्ती है, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये तो बिल्कुल इनएफिशिएंट है, कुछ भी नहीं हो पा रहा और लोग तंग है। इस वक्त आप सोशल मीडिया उठा के देखेंगे, लोग इस सारे मामला से इंतहाई तंग हैं और वो चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो गलाजत, जो बकवास, जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है उसका तदारुक होना चाहिए। और ये देखिए ना, ये तो हमें ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो मजहबी यहाँ पे तंजीमों ने जिस किस्म का लोगों को एक कुफर के फतवे देने का जिस किस्म का एक तमाशा लगाया हुआ है, जिस किस्म का अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हम उनकी फैमिलीज को, उनकी माओ बहनों को जिस तरीके से क्रिटिसिज्म का एक तमाशा लगा हुआ है, देखिए वो ख़त्म होना चाहिए। कोई तरीका नहीं है जो चल रहा है। सही है। फवाद साहब, हम अक्सर देखते हैं कि जो सियासी हरीफ हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि जी फलां जो है वो चोर है, वो डाकू है। अब जब तक अदालत में उसका स्टेटस मुल्जिम का है तब तक शायद ये स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। तो क्या ये भी फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आएगा? लेकिन ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो मुश्किल होगा फेक न्यूज़ को उसमें लाना। वो अदालतों के बड़े टेस्ट डेवलप हुए हैं दुनिया में कि डेफेमेशन क्या है और डेफेमेशन क्या नहीं है, तो वो टेस्ट अवेलेबल हैं और ज़ाहिर अदालतें उनके मुताबिक ही जो है वो आगे बढ़ेंगी। सही है। और ये सोर्सेज से खबरें दी जाती हैं। आप बहुत सारे रिपोर्टर्स आप जानते हैं अपने सोर्सेज की बुनियाद पर खबर देते हैं। इसका वो किस हद तक इसके ज़ुमरे में आ जाएंगे? नहीं, काफ़ी आ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो फेक न्यूज़ फैलाने का बायस बनते हैं
और बाद में उनकी खबरें गलत साबित होती है। अब उनको जाहिर है कि उनको अपनी रिस्क के ऊपर ये खबरें देनी। सही है। इसमें फवाद साहब एक तनकीद जो हुकूमत पर हुई है पिछले दिनों में वो ये कि जो जैसे मरियम नवाज ने कहा, उन्होंने कहा जो मेरी किरदारकुशी की जाती है या मेरे खिलाफ जो लोग सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं उस पर तो हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन हुकूमत के खिलाफ अगर कोई कह दे तो उसको पकड़ लिया जाता है फौरन। तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हुकूमत का या पीटीआई का भी एक सोशल मीडिया सेल है जो किरदारकुशी कर रहा है अपने मुखालिफिन की। तो फिर मरियम शुड बी हैप्पी ना कि अब हम एक लॉ ले आए हैं जिनमें उनको भी ये हक मिलेगा कि वो लोगों को प्रोसिक्यूट कर सकें। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत के ऊपर तो जो जो बहतान जो जो तोहमतें लगी हैं, हुकूमत तो कोई एक्शन ही नहीं ले सकी। यही तो प्रॉब्लम हुआ है कि सारे जो झूठा पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी की फ़ज़ा रखने के लिए जिस किस्म की झूठी बकवास और इदारों के खिलाफ जिस किस्म की झूठी कैंपेन चलाई गई, उसके बाद जो है वो उसके बाद और कोई रास्ता नहीं था। और मरियम नवाज भी इस कानून से उतना ही उनको फ़ायदा होगा जितना बाकी लोगों को फ़ायदा होगा। तो मरियम नवाज को तो वेलकम करना चाहिए इस कानून। सही है। अच्छा फवाद साहब, ये दूसरा जो कानून है, पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है, ये ऐन उस वक्त जब बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं पंजाब में, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन आने हैं, आप नहीं समझते इससे जो भी हुकूमती पार्टी होगी उसको फ़ायदा होगा? वो जाके उनके पास फंड्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर सकते हैं इलेक्शन से पहले, तो इससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो जिस मकसद के लिए ये कानून बनाया गया था उसकी रूह को नुकसान नहीं पहुँचेगा? नहीं, प्रोजेक्ट्स और फंड्स तो अब भी बैन है, उनके ऊपर तो स्पेसिफिक दिया गया है कि वो अनाउंस नहीं किए जा सकते, और अगर वो अनाउंस करेंगे तो वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी में आएंगे। देखिए, ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों का दोबारा इसके ऊपर कंसेंसस है कि ये बिल्कुल जो ऐसा कानून था जिसको सोच समझ के नहीं बनाया गया था। उसकी वजह ये है कि पार्लियामेंटेरियंस को कैंपेन से आउट करना बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि बोधी बात थी, और उसके नतीजे में हमारे यहाँ जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था कि जो मेन पॉलिटिशियंस हैं वो कैंपेन से ही बाहर हो गए। वो लोगों की यहाँ पे आप देखें, वोट का जो डालने का एक पूरा सिस्टम है, वो वोटिंग कम हो गई, आपकी कैंपेन्स नहीं हो सकी, और जिसकी वजह से हुकूमत और अपोजिशन दोनों के जो अरकान है उनका ये ख्याल था कि ये कानून जो है लाया जाना चाहिए, और इस पर पीपल्स पार्टी और PMLN के जितने लीडर्स से मेरी बात हुई उन्होंने इसको सपोर्ट किया। सही है। अच्छा फवाद साहब, मैं कुछ सियासी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मुलाकातों में बहुत तेज़ी आ गई है, ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन साहब की जो मुलाकातों की खबरें आई हैं, क्या PTI को इस पर कोई तशवीश है कि जहांगीर तरीन साहब कुछ अनएक्सपेक्टेड कर सकते हैं जो PTI के लिए अनएक्सपेक्टेड हो? देखिए, जहांगीर तरीन साहब जो है वो PTI का पार्ट एंड पार्सल है, और इसी तरह से बाकी लोग भी जो उनके फिलहाल जो है वो अगर इत्तेहादियों से मायूस हो गए हैं और PTI के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। ये अपोजिशन देखिए चूं चूं का मरब्बा है। मुझे आप बताएं ना, सबसे पहले कि इनमें तो इनके पास कहने इनका 24 घंटे में 8 घंटे मरियम वज़ीर आज़म है, 8 घंटे फजल रहमान वज़ीर आज़म है, 8 घंटे बिलावल वज़ीर आज़म है, 8 घंटे जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, और अभी समझ नहीं आ रही कि आसिफ जरदारी को एडजस्ट कहाँ पे करना है। तो ये तो एक चूं चूं का मरब्बा है, इनको तो समझ ही नहीं कि इनकी पॉलिटिक्स क्या है। इन्होंने जहाँ सेनेट, जहाँ पे इनकी अक्सरियत है, ये वहां पर बिल जो है हमारा नहीं रोक पा रहे, तो ये नेशनल असेंबली में क्या रोकेंगे? अभी आप देखिए इंशाल्लाह